अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। बजट के ऊपर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात अब ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इस हालिया दौरे ने आईएमएफ के पाकिस्तान पर यह वाज़ेह कर दिया है कि माली साल 2026-27 का बजट सिर्फ एक रिवायती बजट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक इम्तिहान है। हुकूमत ने आईएमएफ के साथ 2% प्राइमरी सरप्लस का टारगेट बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया, जिसका मतलब है कि कर्ज़ों के सूद की अदायगी से पहले हुकूमत को अपने अखराजात से ज़्यादा इनकम पैदा करनी होगी। अब इस मकसद के लिए वफाक के साथ सूबों पर भी बड़ा ही गैर मामूली दबाव डाला जा रहा है। आईएमएफ ने सूबों को ओवरऑल तकरीबन 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का टारगेट दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा बोझ जाहिर है सिंध और पंजाब पर आएगा, क्योंकि उनके पास जायदाद के साथ सर्विसेज और एग्रीकल्चर इनकम का बड़ा टैक्स बेस मौजूद है। अब इस डेवलपमेंट का सबसे अहम तरीन नुकता यह है, इसका असर यह एनएफसी अवार्ड की बहस पर पड़ सकता है। इस वक्त सूबे में फेडरल ड्यूजिबल टैक्सेस का 57.5% शेयर है जो सूबों को जाता है। अब इस तरह हुकूमत और आईएमएफ में बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। आईएमएफ ने पेट्रोलियम लेवी टारगेट में 18% इजाफे की सिफारिश की है और इस वक्त तक हुकूमत ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.3 ट्रिलियन रुपए से जायद वसूल कर लिए हैं, जबकि पेट्रोल पर फी लीटर लेवी अभी भी 108 रुपए से जायद है। अब इसके साथ ही आईएमएफ ने एफबीआर के लिए अगले फिस्कल ईयर में 15.2 ट्रिलियन रुपए से जायद का टैक्स वसूली का टारगेट मुकर्रर किया है, जिसके मुताबिक दिसंबर 2026 तक एफबीआर का 6 माह का टारगेट 60 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा मुकर्रर है। अब आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 21.2 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, लेकिन इसके साथ ही आईएमएफ की जानिब से आइंदा फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.5% रहने का एस्टीमेट दिया गया है, जबकि 2025-26 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.7% था। अब इसके साथ ही एवरेज इन्फ्लेशन 8.4% रहने की पेशगोई की गई है, जो कि ज़ाहिर है पिछले साल के मुकाबले में खासी ज़्यादा है। जहां आईएमएफ सब्सिडी और रिलीफ स्कीम्स के लिए मुतहरिक नज़र नहीं आती, लेकिन अगले माली साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 14,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने पर अब तक आर्जी तौर पर आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। अब ज़रा ये भी बताते हैं कि सूबाई आमदन आइंदा फिस्कल ईयर में 1950 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। आईएमएफ प्रोग्राम के तहत गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा साल में 2 मरतबा करने की शर्त बरकरार रखी गई है। अब इसके साथ ही ये भी सामने आई है बात कि आईएमएफ की जानिब से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए नई टैक्स छूट ना देने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स एंड टेक्नोलॉजी जोन्स की फैसिलिटेशन 2035 तक मरहलावार ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई। अभी पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस तरह से असरअंदाज होंगी, कितना फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है जो वो आवाम को और इंडस्ट्री को रिलीफ की सूरत में दे सकती है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब इकराम साहब, अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल पर 108 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी मौजूद है। अगले साल का तो टारगेट ऐसा लग रहा है इससे भी ज़्यादा होगा, तो आने वाले साल में भी महंगाई हायर साइड पर रहेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी रहेंगी और उसका बोझ फिर एक आम आदमी पर पड़ता रहेगा। जी, यकीनी तौर पर देखिए, आज उनको वार्न भी किया पेट्रोलियम डिवीजन ने कि ये नामुनासिब है, बल्कि उन्होंने तो एहतजाज किया है कि ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट नहीं होना चाहिए। अब पेट्रोलियम लेवी बुनियादी तौर पर इसलिए लगाई गई है कि सूबों को सेल टैक्स से हिस्सा ना दिया जाए। सेल टैक्स तो आपको पता होगा कि 1 मार्च 2022 से 0 कर दिया गया। अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि आपने जो सेल्स टैक्स था जिसमें सूबों को 57.5% मिलना था उसको 0 कर दिया और सारा जितनी भी पेट्रोलियम लेवी थी वो फेडरेशन ने अपनी जेब में डाल ली। अब ये तो आइन के भी खिलाफ है और दूसरी तरफ इसकी बहुत बुरे माशी असरात हैं, क्योंकि जब भी आप 40% से ज़्यादा आप अगर इसको आप वर्क बैक करें तो जो टैक्सेस हैं इस वक्त पर लीटर पे लिए जा रहे हैं, और ये गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों ही 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं और दोनों ही एक जैसा टैक्स दें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वफाक ने ये तो बहुत ही गलत काम किया है और ये 1 साल से नहीं हो रहा, ये आप देख रहे हैं कि 2022 से जारी है और इस पे तो बिल्कुल हमें एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि आवाम के ऊपर इसका बोझ इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि गरीब लोगों की जो महदूद आमदनी है उसका वो एक बड़ा हिस्सा ले जाता है और जो अमीर आदमी है ज़ाहिर है उनकी बड़ी आमदनी का ये लीड हिस्सा ही लेता है। और सैलरीड वाले लोग बेचारे आगे ही आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर 40% का आपने रेट लगा दिया और एट सोर्स भी आप उनसे ले रहे हैं, 6 लाख की लिमिट भी रख छोड़ी है और ऊपर से ये चीज़ें भी महंगी वो खरीदे, तो वो कहाँ सर्वाइव कर
पाएंगे। अब 50,000 जो माहवार आमदनी है उसमें तो इंसान गुजारा भी नहीं कर सकता। और आपने थ्रेशोल्ड वो रखा हुआ है, ये थ्रेशोल्ड तो वहाँ रखा जाता है जहाँ समझा जाए कि इतनी आमदनी में तो गुजारा इंसान का हो, उस पर ऊपर टैक्स लिया जाए। तो पूरा ही आपने देखा कि जो हमारा इस वक्त माशी ढांचा भी और टैक्स का ढांचा तो हमेशा से खराब था, क्योंकि ये एफबीआर ये कर रहा है कि लोगों से एडवांस ले रहा है और रिफंड नहीं दे रहा। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब वो एक हायर फिगर गलत तरीके से आईएमएफ को बताते हैं कि इतना हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया, तो उनके लिए तो बड़ा आसान फार्मूला है। वो कहते हैं जी चले ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन 8% और 3% आप कह रहे हैं हमारी ग्रोथ 11% और 2% आप अपनी एफर्ट से इकट्ठा करेंगे, चलिए ये 15% का इजाफा। तो गोया कि आईएमएफ, अब मुझे नहीं पता कि उनको अकाउंटिंग आती है कि नहीं आती, मगर उन्होंने कभी देखने की कोशिश की या आवाम में या मीडिया पे ये डिस्कस हुआ कि एफबीआर ने ये जो बजट किया है इसमें कितना अगले साल का वो एडवांस भी ले रखा है जो अभी ड्यू भी नहीं है, और कितना लोगों के रिफंड्स रोक रखे हैं। तो इसका तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। और फिर जो भी हमने देखा कि एक माकूल टैक्स की रकम जमा हुई, उसके ऊपर ग्रोथ का जो भी एलिमेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन को ही टैक्स कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर नॉमिनल टैक्स आप लेंगे और अगर आप जीडीपी की उस पर बढ़ ही रही है उतनी महंगाई, तो 8% तो खुद ब खुद ही ज्यादा आ जाएगा। उसमें एफबीआर का क्या कमाल होगा भला। और 3% आप कह रहे हैं ग्रोथ भी लाजम है कि होगी, तो 11% की इंक्रीज है वो तो वैसे रेट की वजह से, इन्फ्लेशन अगर आप एडजस्टमेंट की कलेक्शन देखेंगे तो वो बहुत कम है। तो अब वक्त है कि हमें सीरियसली जो एक फेडरलिज्म के अंदर सूबों का मसला है उसको भी सही तरीके से देखें और सूबे भी अपना टैक्स मुनासिब इकट्ठा करें, बजाय कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स इकट्ठा करें और डायरेक्ट टैक्स लगाएं। उन्होंने भी सर्विसेज पे टैक्स लगा के जो एसएमईज हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया। वो भी इंडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने के शौकीन है, और जहाँ पे एब्सेंटी किस्म के बड़े बड़े लैंड ओनर हैं उनसे वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। सही। और 18वीं तरमीम के पास प्रोग्रेसिव टैक्सेस उनके पास आए थे मगर उन्होंने एक भी नहीं लगाया। अब तो इसको भी देखिए ना, गुजरे हुए ये हम 16 साल बाद बात कर रहे हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, तो सूबों ने क्या सबक सीखे हैं कि वो अपना टैक्स जो उनका बनता है अमीर लोगों से, ना वो सही प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स है उसको लेना चाहिए, ना कि गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। तो अब इकराम साहब, ये तमाम जो सिस्टम की खामियां हैं, ये एहतजाज करते हुए पेट्रोलियम डिवीज़न को उस वक्त ये याद आई, उन्होंने कोई अल्टरनेट सोल्यूशन सामने रखा, कोई हल तजवीज़ किया कि जो 400-500 अरब को बचाने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है कि 1000 अरब अगर आप लेवी की मद में जमा करते हैं तो अगले 400-500 अरब कहाँ से लाएंगे? ये कोई हल भी तजवीज़ किया, सिर्फ ये एहतजाज तक ही मामला रहा है बस? जी, वो कह रहे हैं कि आप सेल टैक्स लगाइए, जो पहले 18% होता था, अगर 18% सेल टैक्स लगाया जाए और बाकी थोड़ा जो 30-35 रुपये, हम पहले भी आपको याद होगा पेट्रोलियम लेवी तो एक्चुअली 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। फिर इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके उसको 60 रुपये कर लिया। अब 25 में एक अजीब अमेंडमेंट की है, वो भी मनी बिल के ज़रिए, कि आप एग्जेक्टिव को अख्तियार दे दिया कि जितना चाहे रेट कर दें। ये आइन के भी खिलाफ है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि एग्जेक्टिव को टैक्स लगाने का और उसका रेट जो है वो देने का अख्तियार दे दिया जाए। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का तो काम नहीं है टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करना तो असल में जो एफबीआर का काम है, और एफबीआर टैक्स इकट्ठा करे। देखिए, कहने को चाहे हम इसे नॉन टैक्स कहें, मगर है ये भी टैक्स ही। और पेट्रोलियम लेवी जो है वो असल में सिर्फ इसलिए उसका नाम बदला गया कि सूबों को हिस्सा ना दिया जाए। तो अब छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, आगे ही इनको 9% मिलता है पूरी वफाक की जो जितनी भी कलेक्शन है आबादी की वजह से, तो हम उनको उस 9% से भी महरूम रख रहे हैं। और वहाँ गुर्बत ज़्यादा है और जिन इलाकों में बैकवर्डनेस ज़्यादा है, अगर आप मुझसे पूछे तो हम भी कनाडा की तरह एक वफाक है, फेडरेशन है, वहाँ पे तो इक्वलाइजेशन होती है। जहाँ जो इलाके पीछे रह गए हैं उनके लिए इक्वलाइजेशन फंड बनाया जाता है ताकि सारी आबादी इकट्ठी आगे बढ़े, सबको एक जैसे मौके मिले। और साथ ही जाहिर है आपके प्रोग्राम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सूबे भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और सिर्फ खर्च कर रहे हैं, और अपना जो उन्हें महसूलात बढ़ाने चाहिए, और वो महसूलात इस तरह बढ़ाने चाहिए कि वो भी इंडायरेक्ट टैक्स लगाते चले जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो 70-75% है और बाकी मुश्किल 25% हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का तो जाहिर है कि वही देगा ना जिसकी सलाहियत होगी, मगर इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक को देना पड़ेगा।
और जाहिर है इसका फिर असर गरीबों के ऊपर बहुत ही सही। बुरा तो इकराम साहब, इसके लिए तो मिडिल क्लास के ऊपर जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, अब इनके लिए तो आपको फिर अपना टैक्स नेट जो वसी करना पड़ेगा। फॉरेन एग्रीकल्चर सेक्टर या रिटेल सेक्टर को जब आप टैक्स नेट में लेकर आएंगे, इससे पहले कभी आप लाने में कामयाब ही नहीं हो सकें, तो ये कोशिश कैसे कामयाब होगी? ये मुख्तलिफ स्कीम्स तो आई, लेकिन खुद तो आगे कोई भी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएगा उस टैक्स नेट में। नहीं, देखिए पॉलिटिकल विल का मसला है। देखिए ट्रेडर्स को अगर आप तंग करना छोड़ दें और बिजली के अंदर और गैस और हर चीज के ऊपर टैक्स लगाने की वजह उससे ये कहे कि वो 10 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट ले, जैसे ये तो यार बात हुए जहां जहां भी उन्होंने कैटेगराइजेशन करके उनसे कहा कि भाई देखिए आप लमसम सर्टिफिकेट खरीद लें, उसको अपनी दुकान पे वीजा करें ताकि पता चले, तो वो टैक्स देने को तैयार है, ऐसी बात नहीं है। मगर जब आप मंथली जाकर उनसे तंग करें और उनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश करें तो जाहिर है पे वो फिर नहीं देंगे। अगर आपके पास जब तक कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं आता कि आप हर एक की एक्चुअल इनकम को कंप्यूट कर सकें, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। कि अब तो बहुत से माशरों में आप देखें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिटर्न बना के भेज देती है, तो या तो फिर एफबीआर इतना एफिशिएंट हो जाए या फिर उनसे कैपेसिटी टैक्स ले ले। मगर कैपेसिटी टैक्स लेने का तरीका भी यही है कि वो फिर उनके से राब्ता ख़त्म करें, और ऐसा हुआ है 2-3 हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में, और ट्रेडर्स ने 10-10 साल के सर्टिफिकेट ले लिए और उससे वफाक के पास इतना पैसा आ गया कि फिर उनको अगले 10 साल कोई बॉदरेशन भी नहीं करनी पड़ी। तो हाल मौजूद है, मगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि उनका असर और उनका अमल दखल ख़त्म हो। जब तक वो अपना अमल दखल ख़त्म नहीं करेंगे, आज भी मार्केट्स में जाकर इंस्पेक्टर्स भत्ता लेते हैं और तंग करते हैं, और इसी वजह से फिर वो परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमने सरकार को टैक्स देना और उसके अलावा इनको भी टैक्स देना है, तो हम बिजली पे भी टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, एडवांस इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। तो उनकी बात भी ज़रा गौर से सुननी चाहिए और एक मुफाहमत के साथ पाकिस्तान अच्छा टैक्स लगा सकता है सब पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, हमारे माशाअल्लाह थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये टैक्स नेट को न सिर्फ बढ़ाना है बल्कि हुकूमत को भी अपने खर्चे कम करने हैं, चूँकि हालात इस वक्त बड़े चैलेंजिंग हैं, ताकि फिजिकल स्पेस हुकूमत के पास भी पैदा हो सके और एक आम आदमी को और ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स को किसी हद तक रिलीफ दिया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों के बाद ऑफ शोर तेल और गैस तलाश का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया है, और हुकूमत ने ऑफ शोर बिडर राउंड 2025 के तहत 23 ब्लॉक्स के मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं, अब जिनमें इब्तदाई मरहले में तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि बाद के ड्रिलिंग मरहले में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब डॉलर तक भी पहुँचने का इम्कान है। ये ब्लॉक सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से अटैच इंडस और मकरान बेसिन पर वाक़ हैं। पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग डेली ऑयल प्रोडक्शन तकरीबन 65 से 67 हज़ार बैरल, जबकि गैस पैदावार तकरीबन 3 अरब से 3.2 अरब क्यूबिक फीट रोज़ाना है। अब इसके मुकाबले में अब मुल्क अपनी तेल ज़रूरियात का 80 से 90% इम्पोर्ट करता है, जबकि LNG का एक बड़ा हिस्सा कतर से आता है। इसी वजह से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ के बहरान ने पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है। अब हुकूमती स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास खाम तेल के ज़खायर सिर्फ 11 दिन के मौजूद हैं, जबकि अप्रैल में बड़ी इम्पोर्ट्स भी की गई हैं, जो आलमी मयार के मुताबिक बड़ी वीक प्रोटेक्टिव बफर समझा जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होता है तो कतर से आने वाली LNG सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है, जिससे पावर हाउसेस के साथ इंडस्ट्रीज़ और CNG सेक्टर में गैस बहरान पैदा होने का खदशा भी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक एनर्जी मनसूबा नहीं है, बल्कि इकनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ज़रूरत भी बन चुकी है। मारी एनर्जीज़ और OGDCL के साथ PPL जैसे इदारे पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिंध और पोटोहार के इलाकों में नए ज़खायर से लिमिटेड एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ले रहे हैं, मगर ये पैदावार मुल्क की तलब पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। अगर ऑफ शोर इलाकों में कमर्शियल लेवल के रिजर्वायर्स दरियाफ्त हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इंपोर्ट बिल में कमी के साथ फॉरेन एक्सचेंज की बचत और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे बड़े फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन ऑफ शोर ड्रिलिंग महंगा भी है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है। इसके लिए फौरी रिजल्ट्स की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी क्या एक मिड टर्म आ सकता है, और फिर उसके फ़वाइद और मुस्बत असरात कब तक पाकिस्तान को मिल सकते हैं, चूँकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर गौर रहमान साहब कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गौर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी ऑफशोर ब्लॉक्स पर जो काम शुरू किया जा रहा है ये बड़ा ही लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन इसके पॉजिटिव असरात कब तक हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स इसके कब तक आएंगे, और उस वक्त तक फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की जो मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद हैं इससे किसी न किसी तरह पाकिस्तान को फेस करना ही है। जी देखें, कौमें तो हमेशा 50 साल आगे का सोचती हैं,
और उसकी प्लानिंग 50 साल पहले से ही की जाती है कि हमारी आबादी का जो तनासब जिस तरह से बढ़ रही है और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है और जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से जो अभी के जो मंसूबे हैं ऑफशोर के, और उसको आप 10 साल तो कम से कम इसके लिए दें कि वहाँ से हम कुछ मतलब पॉजिटिव आपको डिस्कवरी मिले। इस वक्त तक कोई यानी जो जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन किचन, जिसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है हाइड्रोकार्बन के, वो तो हमें सिस्टम में नजर आ रहे हैं। जैसे आप सुनते चले आए होंगे कि ऑफशोर में जजीरा निकल आया अचानक से। वो जजीरा कोई ऐसा जजीरा नहीं होता, बल्कि वो मीथेन गैस की ही बाहर आना होता है, और उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स पंप अप होते हैं उससे एक जजीरा बन जाता है, जो कि थोड़े वक्त के बाद वो खत्म हो जाता है। जिसका मतलब है कि सिस्टम मौजूद है, उसको समझने और पढ़ने की, उसको उसको उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन वेंचर को लॉन्च करने की देर है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान ने आज तक ऑफशोर में सिर्फ 18 तकरीबन के लगभग वेल्स ड्रिल किए हैं, जबकि इंडिया हजारों कर चुका है। तो आप देख लें कि ऑफशोर को हमने कितना संजीदगी से देखा है, जबकि ऑफशोर दुनिया भर में आप जहाँ भी जाएं, मेडिटेरेनियन में जाएं, आप इंडिया को ले लें जो बॉम्बे हाई है, उसके और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं और फील्ड्स हैं ऑफशोर की, जो कि ठीक ठाक उनको सपोर्ट दे रही हैं। तो पाकिस्तान अगर अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर बिडिंग राउंड हुआ और मारी ने कुछ एक्वायर किए, कुछ बीसीएल पीपीएल, तो ये मुल्क की बड़ी कंपनीज हैं और ये बहुत खुशाइन बात है कि ये इनको लीड कर रही हैं, और इसके ऊपर अभी काम शुरू होगा, और उस काम की सारी बात है कुछ मस्बत असरात और मस्बत नताइज सामने आएंगे। तो अब डॉक्टर साहब, ये जो ऑफशोर में ये रिसर्च हो चुकी है, ये तय है कि रिज़ल्ट आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिजर्व्स मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। चूँकि जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास फिगर्स भी मौजूद होने चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और कितने बैरल ऑयल या कितनी गैस हम यहाँ से डिस्कवर कर सकेंगे। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है। जियोलॉजी का जो बिजनेस है, जो अर्थ साइंसेस है, जो एक्सप्लोरेशन का जो बिजनेस है, उसका तरीकाकार नोन से अननोन की तरफ आने का होता है। तो अगर हम बड़ी बात है कि इंडिया को बार बार रेफर करना, या इवन आप थोड़ा सा वेस्ट में भी चले जाएं तो वहां से भी प्रोडक्शन में हम ले रहे हैं, गल्फ कंट्रीज भी। तो इसको कोट करने का मकसद ये है कि हमारे दोनों तरफ नोन पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ से प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो हमारा जो बीच में एक जोन बनता है जिसको हम अंडर एक्सप्लोर्ड ही कहेंगे ना, मतलब अगर हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की और एक्सप्लोरेशन ही नहीं की और हम ये कहें कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बहुत जिम्मेदार वो स्टेटमेंट नहीं होगी। तो बिल्कुल इसमें हमें बहुत ज़्यादा मस्बत सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए। जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ज़रूर मौजूद हैं, और ज़रूर कामयाबी हमें मिलेगी अल्लाह ने चाहा तो। बस एक यही इसी की कमी थी कि इसके ऊपर इसके लिए फंड मुख्तस किए जाएं और इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन वेंचर लॉन्च किया जाए। और ये बात भी आप अपने नाजरीन को ज़रूर उनके ध्यान में ये बात डालें कि अगर एक डिस्कवरी हो जाती है तो आप उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कवरीज का एक फिर सिलसिला चलता है, और उसके बाद ये फिर अनस्टॉपेबल हो जाता है, और ये फिर सीरियसली मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वो जो पहला स्टेप है और जो पहली कामयाबी है, वही उसी की तलाश है और उसी के लिए सारा वेंचर लॉन्च हो रहा है। तो बिल्कुल मैं मस्बत हूँ और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। गौर साहब, ये जो टाइम फ्रेम ज़ाहिर है बड़ा लंबा दिया जाता है, लेकिन किस वक्त तक ये फैसला नहीं किया जाता कि अब ये यहाँ से कोई डिस्कवरी नहीं हो सकती, या कितने अरसे में फिर ये इस प्रोजेक्ट पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम किया जाता है? जब तक कोई डिस्कवरी नहीं हो रही उस वक्त तक ये काम होता रहेगा, या कोई एक ऐसा मोमेंट आता है कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, डिस्कवरी के आसार नहीं है, तो फिर वहाँ पर ये काम रोक दिया जाता है? देखें, रिस्क तो एक्सप्लोरेशन के अंदर मौजूद है हर वक्त, लेकिन जाहिर बात है कंपनीज अपनी कैपेसिटी को भी देखती हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखती हैं कि मैं किस हद तक रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद रिस्क के बाद रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है, यानी ये फिर एक्सपोनेंशियली आपको रिवॉर्ड दे सकता है। तो वो जो एक बैलेंस है रिवॉर्ड और रिस्क का, ये उसी में ही डिसीजन मेकिंग होती है कि कोई इन्वेस्टमेंट कितने हद तक करेगा और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट को बाहर खींचेगा या हाथ रोक लेगा इन्वेस्टमेंट से। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, और जाहिर बात है कि कोई अगर ऐसे लीड कंपनी आएगी और एक दफ़ा वहाँ पे कोई डिस्कवरी हमारे पास हो जाएगी, तो उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये फिर एक नॉन स्टॉप
एक्टिविटी इसने बन जाना है। मैं थोड़ा सा इसको रेकोदिक से ऐसे जोड़ता हूँ कि रेकोदिक एक सक्सेसफुल मतलब एक मॉडल है कि कामयाबी से हमने कुछ एक्सप्लोर किया, उसके बाद आप देखिए बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी चाही के अंदर। तो इसी तरह यहाँ भी अगर एक आपको मिल जाएगा कोई डिस्कवरी, तो उसके बाद ये फिर इन्वेस्टर खुद ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर को ये पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद इसका जो फिर रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा। तो गौर साहब, ये बिल्कुल रेकोडिक से ही लिंक्ड मेरा अगला सवाल भी था कि ये जिस तरह रेकोडिक पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ममालिक इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, तो अब ये जब कोई नई डिस्कवरी हम करने जाते हैं तो हमारी अपनी लोकल कंपनीज़ को ही मुकम्मल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अपनी ही टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना पड़ेगा, या ये टेक्नोलॉजी या मशीनरी वगैरह कुछ बाहर से भी इसके लिए मंगवाई जा सकती है? नहीं, ऑफशोर के लिए जब आप ऑफशोर साइज्मिक भी करते हैं, देखिए साइज्मिक हम खुद भी हमारी कंपनीज कर रही है, सो साइज्मिक सर्वे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का एक मेजर कंपोनेंट होता है, लेकिन ऑफशोर साइज्मिक भी हमारे लिए खुद करना काफ़ी चैलेंज है। तो टर्की से कोई बात हो रही है, उनके इसके अंदर एक्सपर्टीज है, और ऑफशोर ड्रिलिंग भी काफ़ी चैलेंज है, जिसका मतलब है कि हमारी अगर लोकल कंपनीज फॉर एग्जांपल मारी के साथ कोई जॉइंट वेंचर में कोई बड़ी कंपनी इंटरनेशनल नहीं आती, तो मारी को ये काम फॉरेन कंपनी से ही करवाने होंगे इनिशियली, और ये जो इनिशियल कैपिटल है वो इन्हीं हमारी कंपनीज को ही मेरे ख्याल से तो लगाना होगा स्टेज पे, अनलेस ये कामयाब होते हैं और ये किसी फॉरेन इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि आए हमारे साथ जॉइंट वेंचर में आए, चंद कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप में आए और फिर वो रिस्क और प्रॉफिट दोनों शेयर हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो जो ऑपरेटर्स हैं हमारी अलोन है, और जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर भी केस बिल्डअप करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना केस कैसे बिल्डअप करते हैं। आप एग्जिस्टिंग डाटा ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, हमारे पास साइज्मिक लाइंस मौजूद हैं, चंद स्कार्स वेल्स भी मौजूद हैं, और कुछ उसको जियोलॉजिकल एविडेंस के साथ जोड़ा जाए तो हम कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन उस तरीके का हम क्लियर कट एक चीज नहीं रख सकते टेबल के ऊपर कि हाँ जी ये प्रूवन चीज है और आप आए और इन्वेस्टमेंट करें। तो थोड़ा सा इनिशियली हमारी अपनी कंपनीज को ही थोड़ा पुश करना पड़ेगा, और जब हमें कुछ एविडेंस ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा जो कि अट्रैक्टिव हो, तो सारी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो गौर साहब, अभी हम 65,000 पर डे बैरल ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारी ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उससे तो ये बहुत ही कम है। तो ये इस वक्त की जो डिस्कवरीज़ हैं उनमें क्या उनको एक्सपेंड किया जाता है या नई डिस्कवरीज़ की तरफ जाया जाता है अगले कोई 6-8 महीने या साल में? इसमें कोई एक्सपेंशन नज़र आ रही है आपको? ये फिगर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमारा इंपोर्ट बिल भी बहुत बढ़ चुका है, आलमी तौर पर इस वक्त तेल की कीमतें ही बहुत महंगी हैं। तो ये अगले चंद माह में कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है कि थोड़ा रिलीफ मिल सके हमें? अब ये ऐसा कुछ बैलेंस है कि जब एक फील्ड नई, क्योंकि डिस्कवरीज तो हो रही हैं, आए दिन हम नई नई डिस्कवरीज भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन साथ में जो एग्जिस्टिंग हमारी ऑयल फील्ड है उसकी उनकी डिप्लीशन भी होती है। तो जब नई डिस्कवरी होती है तो वो डिप्लीशन को फिल करने लग जाती है, तो मतलब वो तभी, इसीलिए जो बैलेंस है ये प्लस में नहीं जा पा रहा, बल्कि ये तकरीबन किसी जगह पे एवरेज होके स्टिल है। लेकिन हमारी जो अग्रेसिव एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है वो तो चल रही है, सारी कंपनीज कर रही है, कोहाट में, वजीरिस्तान में, इस तरह से बहुत सारे एक्सप्लोरेशन वेंचर। इस वक्त हम त्यागी में हमारी एनर्जीज जो है तो वो 6 ब्लॉक से ऊपर काम कर रही है। पशीन बेसन है जिसके अंदर काम हो रहा है, ये नए बेसन हैं सारे, और इनमें भी जो है तो कोई सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज का चांस है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये वो बेसन हैं जिनको ज़रा ज़्यादा रिस्कियर समझा जाता था, और इस वक्त हमारी अपनी कंपनीज इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये अगर प्रोलिफिक साबित होते हैं तो ये भी कुछ एडिशन ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर मैं यही बात करूंगा कि थोड़ा सा बैलेंस होता है कि कोई एग्जिस्टिंग फील्ड डिप्लीट कर रही होती है तो नई फील्ड उसको आगे सपोर्ट करती है, तो ये एक है बैलेंस का प्रोसेस है। लेकिन हाँ, नए वेंचर्स ओपन होंगे तो उससे जारी बात है कुछ ना कुछ आपको मेजर डिस्कवरी, देखें मेजर डिस्कवरी जब तक नहीं होती ना, तो आपकी जो चीन की डिस्कवरी की न्यूज़ है ये आपको बस यही बैलेंस चलाती रहेगी। लेकिन मेजर डिस्कवरी की न्यूज़ आपको ऑफशोर से आ सकती है, आपको पशीन बेसन से आ सकती है जहाँ पे UGCL, मारी, PPL ये लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह चागी से भी हो सकता है आपको आए। मकरान बहुत बड़ा बेसन है, उसके अंदर काम हो रहा है ऑनशोर, तो कोशिश तो जारी है और ऑप्टिमिज्म भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर रहमान साहब, कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू के साथ हाजिर होंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अप्रैल के महीने में हमने देखा कि ट्रेड डेफिसिट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। मार्च में हम करंट अकाउंट के सरप्लस में थे, लेकिन अप्रैल में वो मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका। अब क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त इस पर असरअंदाज हुई है? इंपोर्ट्स हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की थोड़ी सी इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो हमारी रेमिटेंसेज भी मुश्किल में आ सकती हैं। अब ये सूरत हाल आगे चलकर किस जानिब जा सकती है? फिर अब बजट सर पर खड़ा है और बजट में अब किस तरह का रिलीफ इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वजीर हैं, सनतकार हैं, हमारे मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मार्च में हम बड़ा बेहतर अंदाज से चल रहे थे, करंट अकाउंट सरप्लस में था। अप्रैल में एकदम से हम $324 मिलियन के डेफिसिट में चले गए। क्या वजूहत इसकी आपको समझ आ रही है? इंपोर्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा खुला हाथ हो गया हमारा? नहीं, मेनली तो असल में बात यह है कि ये जंग की वजह से जो डायनामिक्स चेंज हुई हैं, क्योंकि यकलख्त हमारा जो पेट्रोलियम का बिल है वो उसमें शूट अप कर गया है, क्योंकि हम तकरीबन कोई $55 करोड़ यानी 550 मिलियन की इंपोर्ट्स कर रहे थे पेट्रोलियम की, जो कि यकलख्त वो $1 अरब पे चली गई है। तो उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस हुआ है। और दूसरी बात अभी आप जो बता रहे थे इंट्रो में, वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वहाँ पे एक तो स्लो डाउन का ख़तरा है, बल्कि स्लो डाउन का ख़तरा नहीं, स्लो डाउन तो हो गई है गल्फ़ की जो इकॉनमी है, तो वहाँ से जो हमारी रेमिटेंसेज हैं उनको एक ख़तरा तो है, क्योंकि हमें तकरीबन पूरे दुनिया में कोई $40 बिलियन की रेमिटेंसेज होती हैं। इस साल हमें कोई $41-42 बिलियन की एक्सपेक्टेड थी। और अभी साथ ही साथ जो यूएई के साथ हमारा थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर आया है, तो उसकी वजह से भी हमें कोई डिप मतवक्को है। हो सकता है कि अभी चूँकि इस साल के अगर हम देखें तो जो फिस्कल ईयर है, तो इसमें तो अब ये सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो उसमें शायद इस साल इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आए, लेकिन अगले साल के बिगनिंग में हमें इसमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ तो हमारी जो इकॉनमी जो स्लो डाउन होगी गल्फ़ की, एक तो उसके होंगे, दूसरे यूएई के साथ जो हमारा कोल्ड शोल्डर हुआ है उसके भी रिपरकशंस होंगे ओवरऑल। और फिर जो इंपोर्ट बिल है हमारा, अगर वो इसी तरीके से जंग के जो हालात हैं अगर इसी तरीके से रहते हैं और उसमें ये मामला चलते रहे, तो उसके नतीजे में भी यकीनन हमें कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ पाई हैं, क्योंकि चावल की कीमतें जो हैं पूरी दुनिया में कम हो गई हैं। और इसी तरीके से अगर हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.8 बिलियन है, जो कि हम समझते हैं कि इस साल $4 अरब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमें पाकिस्तान की मईशत में अगले साल $5-6 अरब का खसारा नज़र आ रहा है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा खसारा नहीं होगा और ये इसकी रेमेडी अवेलेबल होगी अगर हम इसको सही तरीके से, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर लें और एक्सपोर्ट्स में अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम एड्रेस कर लें, फिक्स कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस से हम इंशाल्लाह निकल पाएंगे। तो साहब ये कॉस्ट का इशू कैसे मैनेज होगा? चूँकि पिछले 1.5-2 साल से हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है, सारी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक ये मैनेज नहीं हो सका है। फिर ये जंग भी आ गई। अब ये बजट में कोई ऐसा फिस्कल स्पेस मौजूद है? सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्लेटफॉर्म, सारी ट्रेड यूनियंस अपने अपने प्रपोजल्स जमा करवा चुकी हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास कितना स्पेस है कि वो उनको कंसीडर कर सके और मैक्सिमम रिलीफ दे सके हमारी इंडस्ट्री को? देखिए, हमने फेडरेशन FECCI की जानिब से जो अपने बजट प्रपोजल्स दिए हैं मिनिस्ट्री में, परसों ही हमारी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात थी और हमने उन्हें अपने जो दिए हैं प्रपोजल्स, तो हमारा जो मेन थीम है वो हमने उनके साथ डिस्कस किया है कि जी हमें अपनी जो इकॉनमी है उसको रेवेन्यू ड्रिवन इकॉनमी पे लेके चलना है या इकॉनमी ड्रिवन रेवेन्यू पे लेके चलना है। इसी तरीके से जो हमें रेवेन्यू जो चाहिए वो थ्रू एनफोर्समेंट चाहिए या थ्रू लिबरलाइजेशन चाहिए, थ्रू प्रमोशन चाहिए। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं कि अगर हम इसी तरीके से रेवेन्यू के लिए अगर हम गए, जैसे अभी IMF ने कहा है कि 17,000 अरब रुपए हमें रेवेन्यू का टारगेट रखना है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो साइज़ है उस हिसाब से तो ये कोई नामुमकिन टारगेट नहीं है, ये टारगेट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में दस्तयाब हालात के हिसाब से अगर हम देखें तो जो तबके टैक्स नहीं देते या टैक्स नेट में नहीं है,
वो अगर इसमें नहीं आएंगे नेट में, तो फिर ये टारगेट रेवेन्यू का अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर वही आर्म ट्विस्टिंग होगी, वही एनफोर्समेंट के मेजर्स होंगे, वही फिर FIR होंगी, वही फिर उसमें सुपरविजन होंगी। तो उसके नतीजे में फिर जो ऑलरेडी जो लोग टैक्स पेयर हैं यकीनन उसमें ट्रबल में आएंगे। और उसके नतीजे में देखें, अगर हमारे लॉ में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसमें अरेस्ट के पावर्स होते हैं टैक्स कलेक्टर्स के पास, एनफोर्समेंट के इतने शदीद ड्रैकोनियन पावर्स होते हैं, आल्दो के उसके ऊपर शायद उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा होता और उसको उस तरह स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जा रहा होता, लेकिन ये कि लॉ में इस तरह की प्रोविजन होने से जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो FDI है, वो बहरहाल उसको देख के खौफजदा होते हैं कि जी इस मुल्क में तो इस तरह का सख्ती है, तो उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं। तो उस वजह से ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे मुल्क में नहीं आ पाती। एक तरफ तो खैर दहशत गर्दी के इश्यूज अपनी जगह हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज अपनी जगह हैं, और उनको गवर्नमेंट बड़ा अच्छे तरीके से कॉम्बैट भी कर रही है। लेकिन खुद गवर्नमेंट ने जो अपने टैक्सेशन लॉज में जो इस तरह की क्लॉजेज रखी हुई हैं, तो वो भी कोई दहशत गर्दी से कम नहीं है, और उससे जो परसेप्शन है पाकिस्तान का वो बड़ा ख़राब होता है। तो हम तो बड़ी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और लिबरलाइजेशन हो, इकॉनमी का साइज़ बढ़े, टैक्सेशन बढ़े, ताकि हमारे ऊपर से जो टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी उनके ऊपर से कुछ सख्ती कम हो। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम टैक्स नेट में लेके आए। लेकिन इस तरह के जो फिर उसमें पावर्स जो दे दिए जाते हैं जो इनको टैक्स कलेक्टर्स को, तो उसकी वजह से बड़ा इंप्रेशन ख़राब होता है। तो बहरहाल अब बात यह है कि हमें जाना होगा, इकॉनमी को ग्रोथ के ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि 3.6% जो हमारा ग्रोथ रेट है उसके ऊपर तो हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, उनको हेल्थ नहीं दे सकते, उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते, और हर साल हमें 6-7 हज़ार अरब रुपए का मजीद कर्ज लेना पड़ता है जी। फिर उसकी डेट सर्विसिंग होती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको कम से कम 6-7% पे लेके जाएं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वही 2.5% है। तो ये ग्रोथ रेट को हर सूरत बढ़ाना है। गवर्नमेंट की ये मजबूरी है, चाहे खुशी से करें या ना खुशी से करें, या जो भी स्पेस हो या ना हो, गवर्नमेंट को ग्रोथ पे जाना पड़ेगा। ग्रोथ पे जाएंगे तो आपके ये मसाइल हल होंगे, और ग्रोथ पे जाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को करना होगा। देखिए 3-4 साल हो गए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं बिजली के शोबे में, क्योंकि 1000 अरब रुपए वहाँ पे हमारे लॉसेज हैं, SOEs में 1000 अरब रुपए के हमारे लॉसेज हैं, तो 2000 अरब रुपए सालाना हमारे जो लॉसेज हैं ये तकरीबन को $7 अरब बनते हैं। तो ये हमें अपने लॉसेस को ठीक करना होगा। जब ये ठीक करेंगे, इदारे जो SOEs हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे, बिजली को ठीक करेंगे, तो ये हमारे मसाइल हल होंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी देखें 3-4 साल 5 साल हो गए हमें इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करते हुए। अब गवर्नमेंट ने खासा होमवर्क कर लिया होगा, हम तो गवर्नमेंट के साथी हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि हम गवर्नमेंट मिलजुल के इंशाल्लाह मुल्क की ये जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है, इसको हम मिलजुल के इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं। हमारे अंदर इतने मसल्स भी हैं, विल भी है, और आई होप कि ये सिचुएशन इंशाल्लाह हैंडल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मियां ज़ाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर के साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।